हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। यह हमारे 3D ज्योमेट्री की 4th वीडियो है और आज की वीडियो में हम प्लेन्स और स्फीयर को पढ़ेंगे। पहले हम प्लेन से शुरुआत करेंगे, फिर हम स्फीयर पे चलेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और प्लेन में आपको कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद रखना है। हालांकि प्लेन के फॉर्मूले और स्ट्रेट लाइन के फॉर्मूले बहुत सिमिलर है, ऐसे ही स्फीयर के फॉर्मूले और सर्कल के फॉर्मूले उन दोनों में बहुत सिमिलरिटी है। ठीक है, तो आपको स्ट्रेट लाइन और सर्कल वो फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ प्लेन। प्लेन की डेफिनेशन क्या होती है? तो प्लेन की डेफिनेशन होती है फ्लैट सरफेस परपेंडिकुलर टू अ फिक्स वेक्टर। मतलब एक ऐसा फ्लैट सरफेस जो कि परपेंडिकुलर हो किसी फिक्स वेक्टर के। जैसे यहाँ पर देखिए फिक्स वेक्टर के परपेंडिकुलर है। ये जो फ्लैट सरफेस है इसी को बोला जाता है प्लेन, और फिक्स वेक्टर जो दिख रहा है इसे बोला जाता है नॉर्मल। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है कि इसे बोला जाता है नॉर्मल। और फ्लैट सरफेस जो कि प्लेन है इसे डिनोट किया जाता है पी से, पाई से या फिर सिग्मा से। ये रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। ये पाई वाला पाई नहीं है, ये 22/7 वाला पाई नहीं है, या फिर 3.14 ये वाला पाई नहीं है। ये सिर्फ रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। अब प्लेन की जनरल इक्वेशन कैसी होती है? तो जनरल इक्वेशन कुछ इस तरीके की दिखती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। जैसे यदि लिखा है 2x प्लस 3y प्लस 5z माइनस 2 इक्वल टू 0, तो ये एक प्लेन की इक्वेशन है। कई लोगों को लगता है ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमने क्या पढ़ा था? 2x प्लस 3y इक्वल टू 4। तो ये है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल, लेकिन यहाँ पर लीनियर इक्वेशन है 3 वेरिएबल। तो कई लोगों को लगता है ये 3 वेरिएबल मतलब 3D में लाइन की इक्वेशन होगी, पर ये लाइन की इक्वेशन नहीं है, ये है प्लेन की इक्वेशन। ठीक है, प्लेन की इक्वेशन इस फॉर्मेट में होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। अब जो एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन, इनकी इक्वेशन क्या होती है? एक्स वाई प्लेन कौन सा है? डायग्राम में देखिए। तो देखिए ये है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये है जेड एक्सिस। तो एक्स वाई प्लेन कौन सा होगा? तो ये है एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन होती है z इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स वाई प्लेन पर z की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है ना, तो इसकी इक्वेशन होगी z इक्वल टू 0। वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन कौन सा है? तो ये है वाई जेड प्लेन, और वाई जेड प्लेन पर x की वैल्यू 0 होती है, तो इसकी इक्वेशन होगी x इक्वल टू 0। और एक्स जेड प्लेन, ये है एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन पर y की वैल्यू 0 होती है, तो इसकी इक्वेशन हो गई y इक्वल टू 0। क्लियर है? अब देखिए किसी भी प्लेन की इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है। तो किसी भी प्लेन की इक्वेशन को लिखने के लिए दो चीज़ों की जरूरत होती है। जैसे मैंने आपको लाइन में बताया था स्ट्रेट लाइन में कि किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को लिखने के लिए दो चीज़ों की जरूरत होती है। पहला, उस स्ट्रेट लाइन पर स्थित पॉइंट, दूसरा उस स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन। ऐसा ही प्लेन के साथ भी है। प्लेन की इक्वेशन को लिखने के लिए भी दो चीज़ों की जरूरत होती है। पहला, उस प्लेन पर स्थित पॉइंट, दूसरा नॉर्मल वेक्टर। यदि ये दोनों है हमारे पास तो हम किसी भी प्लेन की इक्वेशन को लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? तो लिखने का तरीका होता है r डॉट n इक्वल टू a डॉट n। अब यहां पर a क्या है? a है वो पॉइंट जो हमें उस प्लेन पर दिया है। n क्या है? n है नॉर्मल वेक्टर। n नॉर्मल वेक्टर है। r क्या है? r है जनरल वेक्टर। जनरल वेक्टर मतलब xi प्लस yj प्लस z तो ये जनरल वेक्टर होता है r। ठीक है, तो r डॉट n इक्वल टू a डॉट n, ये याद रहेगा। यदि हम इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन है प्लेन की, इस इक्वेशन को ऐसा लिखें, कैसा? r डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ n इक्वल टू a डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ n, यूनिट वेक्टर है। यदि इस तरीके से लिखें तो ये जो इक्वेशन बनी इसे बोला जाता है नॉर्मल फॉर्म। क्या बोला जाता है? नॉर्मल फॉर्म। तो किसी भी प्लेन का नॉर्मल फॉर्म कैसे लिखा जाता है? तो नॉर्मल फॉर्म को लिखने के लिए वेक्टर जो हमें दिया हुआ है नॉर्मल वेक्टर, उसका यूनिट वेक्टर निकालो और n की जगह पे हमने लिख दिया यूनिट वेक्टर ऑफ n। तो ये जो इक्वेशन बनी यही है नॉर्मल फॉर्म। और यहां पर जो लिखा हुआ है वेक्टर a डॉट n कैप, इसका जब हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं, इसका जब मैग्नीट्यूड निकालते हैं
तो मैग्नीट्यूड क्या बताता है? तो मैग्नीट्यूड बताता है उस पॉइंट ए का डिस्टेंस ओरिजिन से। तो यहां पर क्या लिखेंगे? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। क्या समझ आया? ये जो नॉर्मल फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म में जो राइट हैंड साइड लिखा हुआ है वेक्टर ए डॉट एन गैप, यदि इसका हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या बताएगा? उस पॉइंट का, ये जो पॉइंट दिया होगा ना, उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस। समझ आ गया? ये चीज याद रहेगी आपको। फिर से बता रहा हूं, किसी भी प्लेन की इक्वेशन को लिखने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। पहला, उस प्लेन पर स्थित पॉइंट, दूसरा नॉर्मल वेक्टर। तो हम कैसे लिखेंगे प्लेन की इक्वेशन? r डॉट एन इक्वल टू ए डॉट एन। r डॉट एन इक्वल टू ए डॉट एन। आर क्या है? यहां पर r है जनरल वेक्टर, n है नॉर्मल वेक्टर, ए क्या है? वो पॉइंट जो हमें प्लेन के ऊपर गिवन है। यदि हम इस इक्वेशन को ऐसे लिखें, मतलब जो n वेक्टर है, n की जगह पे हम यूनिट वेक्टर के रूप में लिखें, तो ये कहलाता है नॉर्मल फॉर्म। ठीक है? और नॉर्मल फॉर्म में जो राइट हैंड साइड लिखा होगा वेक्टर ए डॉट एन गैप, इसका जब हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो क्या निकालेगा? वो निकालेगा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, मतलब उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस। इतनी बात क्लियर है? अब हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमें एक प्लेन गिवन है, इस प्लेन पर एक पॉइंट है, पॉइंट हमने मान लिया 101। ठीक है? इस प्लेन का हमें नॉर्मल भी गिवन है, नॉर्मल हम मान लेते हैं i प्लस 2j प्लस 3k। हमें इस प्लेन की इक्वेशन लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? तो प्लेन की इक्वेशन लिखाएगी r डॉट एन इक्वल टू ए डॉट एन। आर क्या है? आर तो है जनरल वेक्टर, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। हमें निकालना है आर डॉट एन, एन ये है, आर ये है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लूँ। तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा? एक्स प्लस 2y प्लस 3z, यही आएगा, इक्वल टू, अब ए डॉट एन, ए ये है, एन ये है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो। तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 1 प्लस 3। तो फाइनल इक्वेशन क्या आ गई? एक्स प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 4। तो ये इक्वेशन है इस प्लेन की। समझ आ गया कैसे कैसे निकालना है किसी भी प्लेन की इक्वेशन? अब ये इक्वेशन तो कार्टेशियन फॉर्म में, यदि हमें वेक्टर फॉर्म में निकालना हो तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए r को r रहने दो, तो कैसे लिखेंगे? वेक्टर r डॉट n क्या है? नॉर्मल वेक्टर हमें दिया हुआ है i प्लस 2j प्लस 3k इक्वल टू 4। तो ये जो इक्वेशन है ये है वेक्टर फॉर्म में। क्लियर है? अब दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो। फर्स्ट वाली इक्वेशन है कार्टेशियन फॉर्म में, सेकंड वाली इक्वेशन है वेक्टर फॉर्म में। अब वेक्टर फॉर्म में तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये r है डॉट और ये n है, n क्या है? नॉर्मल वेक्टर। लेकिन कार्टेशियन फॉर्म में, तो कार्टेशियन फॉर्म में यदि आपको गिवन है कोई इक्वेशन और आपसे बोला जाए कि इसका नॉर्मल वेक्टर बताइए, तो कैसे बताओगे? तो नॉर्मल वेक्टर क्या है? i प्लस 2j प्लस 3k। तो कार्टेशियन फॉर्म से नॉर्मल वेक्टर कैसे निकालोगे? तो x y z इसके कोफिशिएंट निकालो। तो x y z के कोफिशिएंट क्या है? 1 2 3 और उसमें लगा दो i j के, i प्लस 2j प्लस 3k। तो ये आ गया हमारा नॉर्मल फॉर्म। ठीक है? वेक्टर में तो साफ साफ दिख रहा है, लेकिन कार्टेशियन फॉर्म में कैसे बताओगे? एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट है उन्हें अलग करो, आई जे के लगा दो, तो ये आ जाएगा नॉर्मल फॉर्म, है ना? क्योंकि इन दोनों का ही तो डॉट प्रोडक्ट हुआ, तभी तो ये आया। इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट से ये बना ना, इसलिए एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को अलग करो, आई जे के निकालो, तो वो आ जाएगा नॉर्मल फॉर्म। इतनी बात क्लियर है? यदि क्लियर है तो फिर अब क्वेश्चन करो। इस क्वेश्चन में हमें प्लेन की इक्वेशन बताना है और पॉइंट गिवन है जो कि उस प्लेन पर है, और नॉर्मल की इक्वेशन गिवन है। हमें इक्वेशन लिखना है वेक्टर फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में लिखना तो आसान है, r डॉट एन इक्वल टू ए डॉट एन, है ना? तो r डॉट एन क्या है? तो 2i प्लस जे माइनस के इक्वल टू ए डॉट एन। तो इन दोनों का डॉट करो, तो 4 माइनस 1, तो फाइनल इक्वेशन आ जाएगी इक्वल टू में आ जाएगा 3। ठीक है? तो ये आ गई वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन। अब कार्टेशियन फॉर्म में तो r क्या है? r है नॉर्मल वेक्टर, तो नॉर्मल वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इन दोनों का डॉट कर दो। तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 3। तो ये इक्वेशन आ गई कार्टेशियन फॉर्म। क्लियर? और यदि इस इक्वेशन से हमसे पूछा जाए कि इसका नॉर्मल वेक्टर बताइए, तो नॉर्मल वेक्टर क्या होगा? 2i प्लस जे माइनस के, है
2i प्लस जे माइनस के, तो ये आ गया नॉर्मल वेक्टर। अब यहां पर भी यही लिखा हुआ है कि यदि हमारे पास किसी प्लेन की इक्वेशन है और हमें नॉर्मल वेक्टर बताना है तो कैसे बताएंगे, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट में आई जे के लगा दो तो वो आ जाएगा नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, यहां पर आपको एक बात और ध्यान रखना है कि नॉर्मल वेक्टर के आगे आप प्लस माइनस लगा सकते हो, मतलब आपको प्लस माइनस लगाना है। ऐसा क्यों? जैसे ये एक प्लेन है, इस प्लेन पर ये है नॉर्मल वेक्टर, तो एक नॉर्मल वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा और एक नॉर्मल वेक्टर ये भी हो सकता है ना, तो इसलिए आपको शुरुआत में लगाना है प्लस माइनस। ठीक है, और जो एक्स वाई जेड इसके जो कोफिशिएंट्स होते हैं ए बी सी, ये कहलाते हैं डायरेक्शन रेशियोज। क्या कहलाते हैं? डायरेक्शन रेशियो। समझ आ गया? तो फिर इस क्वेश्चन को करूं। इस क्वेश्चन में हमें प्लेन की इक्वेशन गिवन है और हमें इन चारों के आंसर बताना है। फर्स्ट को देखिए, फर्स्ट में हमें बताना है नॉर्मल वेक्टर। तो फर्स्ट का आंसर लिखिए, नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को निकालो और आई जे के लगा दो, 2i प्लस जे प्लस 2k और शुरुआत में लगा दो प्लस माइनस, तो ये आ गया नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, सेकेंड का आंसर डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, 2 1 2, तो ये आ गया डायरेक्शन रेशियो। और डायरेक्शन रेशियो तो वैसे भी इनफाइनाइट होते हैं, तो ये शुरुआत में लगा दो लैम्डा। ये हमने पढ़ा था ना कि डायरेक्शन रेशियो इनफाइनाइट होते हैं, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन के ही मल्टीपल, तो डायरेक्शन रेशियो मल्टीपल हो सकते हैं, है ना। अब लैम्डा की वैल्यू आप कुछ भी हो सकती है। अब डायरेक्शन कोसाइन, तो थर्ड का आंसर लिखिए। डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन कोसाइन मतलब यूनिट वेक्टर, तो इसका यूनिट वेक्टर निकालिए। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल ना, तो नॉर्मल का यूनिट वेक्टर निकालिए, मतलब इसी को हमको डिवाइड करना पड़ेगा इसी के मैग्नीट्यूड से। तो 2i प्लस जे प्लस 2k, इसे हम डिवाइड करेंगे इसी की मैग्नीट्यूड से, तो 4 + 1 + 4, तो फाइनल आ जाएगा हमारा 2/3i प्लस 1/3j प्लस 2/3k, और शुरुआत में लगा दिया हमने प्लस माइनस। अब फोर्थ में हमें इक्वेशन लिखना है वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, r डॉट n, n क्या है, 2i प्लस जे प्लस 2k इक्वल टू 5, तो ये इक्वेशन आ गई वेक्टर फॉर्म में। क्लियर, चारों के आंसर लिख लिया आपने। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशन को, जैसे आपको इक्वेशन गिवन है तो इक्वेशन को देखते ही आपको पता होना चाहिए कि हाँ इसमें क्या दिया हुआ है, नॉर्मल वेक्टर क्या है, और इस इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इसका डायरेक्शन कोसाइन कैसे लिखेंगे, डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, है ना। तो इन चारों के आंसर आपको पता होना चाहिए जैसे ही आपके सामने इक्वेशन आए तो। क्लियर, अब इस क्वेश्चन को करो। इस क्वेश्चन में हमसे बोला है कि प्लेन की इक्वेशन लिखना है जिस पर एक पॉइंट गिवन है। अब पॉइंट तो हमें मिल गया, बस नॉर्मल डायरेक्शन और मिल जाए, नॉर्मल वेक्टर। पर हमसे बोला है कि ये जो प्लेन है जिसकी इक्वेशन हमें लिखना है वो प्लेन पैरेलल है इस प्लेन के, मतलब दो प्लेन है यहाँ पर और दोनों पैरेलल हैं। पैरेलल है मतलब एक के ऊपर एक है, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर। अब दोनों पैरेलल हैं मतलब दोनों की जो नॉर्मल होंगे वो सेम होंगे, दोनों के नॉर्मल सेम होंगे ना, तो मतलब इसका नॉर्मल और हमें जिसकी इक्वेशन लिखना है उसका नॉर्मल दोनों सेम होगा। तो पॉइंट तो हमारे पास है, नॉर्मल आ जाएगा इस यल इक्वेशन से, तो नॉर्मल क्या आएगा, -3i प्लस जे प्लस 2k, तो इक्वेशन लिख दो। तो कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, r डॉट n इक्वल टू a डॉट n, तो r डॉट n करेंगे तो -3x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू a डॉट n, तो -6 -3 प्लस 8, तो ये क्या आ गया, -1। तो फाइनल इक्वेशन आ गई हमारी -3x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू -1। क्लियर है। इसी को यदि हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो r डॉट n क्या है, -3i प्लस जे प्लस 2k इक्वल टू -1, तो ये आ गया वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। बढ़े आगे। अब देखिए, जैसा कि हमने देखा कि किसी भी प्लेन की इक्वेशन को निकालने के लिए दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है। पहला, उस प्लेन पर स्थित पॉइंट, दूसरा नॉर्मल वेक्टर। अब किसी भी प्लेन की इक्वेशन को निकालने के लिए इन दोनों चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन वो हर बार आपको डायरेक्ट थोड़ी देगा कि प्लेन के ऊपर पॉइंट ये है, नॉर्मल वेक्टर ये है, तो प्लेन की इक्वेशन निकालो।
पूछने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमें निकालना ये दोनों ही है, क्योंकि हमें प्लेन की इक्वेशन निकालना है, मतलब इन दोनों की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो वो किस तरीके से पूछ सकता है? तो टोटल 6 तरीके से पूछ सकता है। पहला तरीका तो यही था जो हमने देख लिया कि आपको पॉइंट गिवन है, नॉर्मल वेक्टर गिवन है, तो डायरेक्ट हम इक्वेशन निकाल देंगे। सेकेंड तरीका क्या है? सेकेंड तरीके में पूछेगा, वो आपसे को देगा 3 पॉइंट, उस प्लेन के ऊपर आपको 3 पॉइंट दे देगा और फिर आपसे बोलेगा कि प्लेन की इक्वेशन निकालो। तो यहाँ पर देखिए हमें 3 पॉइंट गिवन है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। हमें निकालना है इस प्लेन की इक्वेशन। तो इक्वेशन निकालने के लिए इन दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। पहला पॉइंट, तो पॉइंट तो हमारे पास 3 है। अब नॉर्मल वेक्टर की ज़रूरत है, तो नॉर्मल वेक्टर कैसे निकालेंगे? तो जब भी आपको प्लेन के ऊपर नॉर्मल वेक्टर निकालना है तो आप प्लेन के ऊपर 2 वेक्टर आइडेंटिफाई करो। तो हमारे पास 3 पॉइंट है, तो 2 वेक्टर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो एक वेक्टर हम देखते हैं वेक्टर ए बी और एक वेक्टर लेते हैं वेक्टर ए सी। तो हमने एक वेक्टर लिया ए बी और एक वेक्टर लिया ए सी। समझ आया? दोनों वेक्टर हमने लिए और दोनों का हम ले लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो आपके पास क्या आएगा? नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा। तो ये आएगा वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी। तो ये आ जाएगा हमारे पास नॉर्मल वेक्टर। तो नॉर्मल वेक्टर आ गया, पॉइंट आ गया, पॉइंट कोई सा भी ले सकते हो। इक्वेशन लिख देना, आर डॉट एन इक्वल टू ए डॉट एन। तो ऐसे आ जाएगी आपकी प्लेन की इक्वेशन। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं? इसी को हम लिख सकते हैं, इसे हम इस साइड ले आते हैं, तो क्या आ जाएगा? आर डॉट एन माइनस ए डॉट एन। तो यहाँ से एन कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा? आर माइनस ए डॉट एन, यही आएगा। और एन क्या है? एन है ये, तो इसे हम लिख सकते हैं आर माइनस ए डॉट एन। क्या है? एन है ए बी क्रॉस ए सी। तो इसे ध्यान से देखिए, इसे ध्यान से देखिए, तो बॉक्स नहीं लिखा हुआ है, ये बॉक्स, इसे लिखा जा सकता है ऐसे, ये बॉक्स के रूप में, ये कुछ लिखा हुआ है, फिर डॉट, फिर ए बी क्रॉस ए सी, ऐसे ही तो बॉक्स होता है, तो इसलिए यहाँ पर ये बॉक्स के रूप में लिखा हुआ है। हालांकि आपको इसका यूज़ नहीं करना है, आपको सिर्फ ऐसे यूज़ करना है। आपको जब भी इक्वेशन बोला जाए तो आपको पॉइंट और वेक्टर निकालना है और फिर आर डॉट एन इक्वल टू ए डॉट एन। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऐसा भी लिख सकते हैं, ये सेम लिखा हुआ है, देखिए आर माइनस ए डॉट, तो ये क्या लिखा हुआ है? ए बी क्रॉस ए सी। ए बी मतलब ए बी कैसे आएगा? ये ए बी कैसे आएगा? बी माइनस ए से, तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है बी माइनस ए। और ए सी कैसे आएगा? सी माइनस ए से, तो ये लिखा हुआ है सी माइनस ए। ठीक है, तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन आपको यूज़ इसी को करना है। ठीक है ना, आपको रटना नहीं है। ये मैंने आपको समझा दिया कि ऐसा ये आया कैसे, ये इस तरीके से आया। ठीक है, समझ आ गया? सेकेंड टाइप समझ आ गया कि आपको 3 पॉइंट देंगे और जब भी 3 पॉइंट देंगे तो आपको 2 वेक्टर को आइडेंटिफाई करना है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो वो आपके पास आ जाएगा नॉर्मल वेक्टर। और पॉइंट है आपके पास, इन तीनों में से कोई सा भी पॉइंट ले लेना, फिर ऐसे लिख देना। ठीक है, अब थर्ड टाइप को देखो। थर्ड टाइप में आपको वो 2 लाइन देगा एक प्लेन के ऊपर। अब 2 लाइन एक प्लेन के ऊपर है, तो या तो वो पैरेलल होंगी या फिर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। तो यहाँ पर B1 B2 दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, मतलब दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो अब लाइन की इक्वेशन कैसे लिखोगे? सॉरी, प्लेन की इक्वेशन कैसे लिखोगे? तो प्लेन की इक्वेशन को लिखने के लिए एक पॉइंट चाहिए और एक नॉर्मल वेक्टर चाहिए। पॉइंट कैसे आएगा बताइए? तो पॉइंट तो हमें गिवन है ना, A1 A2, इन दोनों में से कोई एक पॉइंट ले लो। तो हमने ये वाला पॉइंट ले लिया A1, अच्छा ये A2 है, रेड वाला A2 है, तो हमने A2 पॉइंट ले लिया। ठीक है, अब नॉर्मल वेक्टर कैसे आएगा? तो देखिए B1 क्या है? B1 है ये वाली लाइन का डायरेक्शन, B2 है ये वाली लाइन का डायरेक्शन वेक्टर। तो बस दोनों का निकाल लो क्रॉस प्रोडक्ट, तो आ जाएगा नॉर्मल वेक्टर। तो आप कैसे आएगा नॉर्मल वेक्टर? कैसे आएगा? B1 क्रॉस B2, और पॉइंट है हमारे पास, कोई सा भी पॉइंट ले सकते हो, हमने A2 ले लिया। तो आप लिख दो, कैसे लिखोगे? R डॉट एन इक्वल टू ए डॉट एन। समझ आ गया? तो इक्वेशन हो जाएगी इस प्लेन की। ठीक है, अब फोर्थ टाइप ऐसा है कि दोनों लाइन पैरेलल है। अभी हमने देखा कि इंटरसेक्ट कर रही हैं क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, लेकिन यदि दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाएगा, मतलब दोनों पैरेलल है, तब इक्वेशन कैसे निकालेंगे? तो पॉइंट तो हमारे पास इन दोनों में से कोई एक आ जाएगा, तो पॉइंट हमने ले लिया ये वाला। ठीक है, अब हमें निकालना है नॉर्मल वेक्टर। तो नॉर्मल वेक्टर कैसे आएगा सोच कर बताइए। यहाँ पर दोनों की डायरेक्शन सेम है, ये B और B दोनों सेम है, तो हमें ये डायरेक्शन दी हुई है। तो देखिए ये पॉइंट है रेड वाला, क्या है? A2, ये इधर पॉइंट है A1।
तो हम क्या करते हैं, ये वेक्टर निकाल लेते हैं a2 a1, एक वेक्टर ये आ गया, एक वेक्टर हमें गिवन है ये b, दोनों का हम निकाल लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, तो आपके पास आ जाएगा नॉर्मल वेक्टर। समझ आया क्या बोला मैंने? यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, दोनों को मिला दिया, हमने वेक्टर बना दिया। तो ये एक वेक्टर ये मिल गया, एक वेक्टर हमें गिवन है b, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना, तो हमारे पास आएगा n वेक्टर। तो बस फिर वही r डॉट n इक्वल टू a डॉट n, तो इक्वेशन आ जाएगी इस प्लेन की। समझ आ गया? तो ये अलग अलग तरीके हैं पूछने के, लेकिन आपको निकालना वही है, पॉइंट और नॉर्मल वेक्टर, और निकालना वैसे भी आसान है। कॉन्सेप्ट यही होते हैं, मतलब इन्हीं 6 तरीकों से आपसे पूछेगा क्वेश्चन, और आसान भी होता है क्योंकि इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं, डायरेक्शन निकाल सकते हैं, पॉइंट निकाल सकते हैं। और यदि हमारे पास 2 डायरेक्शन आ गए, 2 डायरेक्शन वेक्टर आ गए, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा। और यदि हमारे पास डायरेक्शन एक ही गिवन है, तो इन दोनों पॉइंट्स को हम जोड़ेंगे, वेक्टर बनाएंगे, और दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, तो हमारे पास नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा। तो फिर प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो हमने 4th टाइप देख लिया। अब 5th टाइप क्या है? 5th टाइप में आपको दिया हुआ है कि एन कैप एक यूनिट वेक्टर है नॉर्मल का, और हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है उस प्लेन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है जो कि है d। तो फिर प्लेन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं? तो प्लेन की इक्वेशन को हम लिखते हैं r डॉट एन कैप इक्वल टू डी, r डॉट एन कैप इक्वल टू डी। याद करिए मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? नॉर्मल फॉर्म किसी भी प्लेन की इक्वेशन का वो क्या था? r डॉट एन कैप इक्वल टू a डॉट एन कैप, यही बताया था। और मैंने आपको बोला था कि ये जो है इसका मैग्नीट्यूड होता है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस, उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस, तो ये है d के बराबर। तो बस इसकी वैल्यू d रख दो, इसकी वैल्यू d रखोगे तो क्या आ जाएगा? r डॉट एन कैप इक्वल टू डी। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है। समझ आ गया? जब भी आपको ओरिजिन से डिस्टेंस दिया जाए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब हमें वैल्यू दी हुई है a डॉट एन कैप की, तो a डॉट एन कैप की वैल्यू रख देना d, मतलब जो भी दिया होगा d की वैल्यू, तो क्या आ जाएगा? r डॉट एन कैप इक्वल टू डी। तो आपको याद ऐसे ही रखना है, r डॉट एन कैप इक्वल टू डी। इस पर क्वेश्चन देख लो। जैसे इस क्वेश्चन में हमें प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है ओरिजिन से 8 यूनिट, मतलब हमें d गिवन है 8, और नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ है 2i प्लस j प्लस 2k। तो पहले हमें एन कैप निकालना पड़ेगा, वो कैसे आएगा? यूनिट वेक्टर 2i प्लस j प्लस 2k, इसे डिवाइड करेंगे इसी के मैग्नीट्यूड से, तो 4 प्लस 1 प्लस 4, तो क्या आ गया? 2/3i प्लस 1/3j प्लस 2/3k, तो ये आ गया एन कैप। तो r डॉट एन कैप इक्वल टू डी। r क्या, मतलब हम किस फॉर्मेट में लिखें? पहले वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो वेक्टर फॉर्मेट में इक्वेशन आ जाएगी r डॉट 2/3 i प्लस 1/3j प्लस 2/3k इक्वल टू 8। यदि कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है तो कार्टेशियन फॉर्म में आएगी 2/3x प्लस 1/3y प्लस 2/3z इक्वल टू 8। 3 को उस साइड ले जा सकते हो तो क्या आ जाएगा? 2x प्लस y प्लस 2z इक्वल टू 24। तो ये आ गई इक्वेशन उस प्लेन की। ठीक है, तो दोनों फॉर्मेट में हमने इक्वेशन निकाल दी। समझ आ गया? तो ऐसे करना है आपको, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए कि आपको ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है उस प्लेन का, तो आपको इस फॉर्मेट का यूज करना है, r डॉट एन कैप इक्वल टू डी। क्लियर? अब 6th है इंटरसेप्ट फॉर्म। हमें एक प्लेन का x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट और z इंटरसेप्ट दिया होगा a b c। तो प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल टू 1। ऐसे हमने स्ट्रेट लाइन में भी देखा था कि स्ट्रेट लाइन का x इंटरसेप्ट है a, y इंटरसेप्ट है b। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या थी? x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। बस यहाँ पर एक फैमिली मेम्बर और बढ़ गया, तो यहाँ पर आ जाएगा x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट प्लस z अपॉन z इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। समझ आ गया? जैसे यदि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि किसी प्लेन का x इंटरसेप्ट है 2, y इंटरसेप्ट है 3 और z इंटरसेप्ट है 5, तो इक्वेशन क्या होगी? x अपॉन 2 इक्वल टू y अपॉन 3 इक्वल टू z अपॉन 5 इक्वल टू 1। तो ये आ गई इक्वेशन उस प्लेन की। ठीक है, और यदि हमें प्लेन की इक्वेशन गिवन है, हमसे बोला है कि इंटरसेप्ट निकालो, एक्स वाई जेड इंटरसेप्ट निकालो, तो कैसे निकालेंगे? जैसे ये क्वेश्चन देखो, हमें प्लेन की इक्वेशन गिवन है 3x माइनस 4y
-5z इक्वल टू 10। हमें निकालना है एक्स इंटरसेप्ट। तो एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे? तो जब कोई प्लेन एक्स लाइन को इंटरसेप्ट करेगी, एक्स ये है, एक्स लाइन को इंटरसेप्ट करेगी, तो जिस पॉइंट पर इंटरसेप्ट करेगा वो प्लेन, उस पॉइंट पर y और z ये तो 0 होंगे ना, तो बस इस इक्वेशन में y और z की वैल्यू 0 कर दो, तो 3x इक्वल टू आ जाएगा 10 के। तो x की वैल्यू आ गई 10/3, तो ये आ गया x इंटरसेप्ट। अब y इंटरसेप्ट कैसे आएगा? y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x और z की वैल्यू 0 कर दो, तो क्या आ जाएगा -4y इक्वल टू 10। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 5/2 माइनस का, तो ये आ गया y इंटरसेप्ट। इसी तरह z इंटरसेप्ट कैसे आएगा? तो z इंटरसेप्ट निकालने के लिए x और y की वैल्यू 0 कर दो, तो आ जाएगा -2। तो ये आ गया x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट और z इंटरसेप्ट। समझ आ गया? अब इस क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन में हमें प्लेन की इक्वेशन दी हुई है और हमसे बोला है कि इस प्लेन की इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में चेंज करो। तो नॉर्मल फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे? ये इक्वेशन हमें गिवन है r.n इक्वल टू a.n की फॉर्म में। हमें चेंज करना है r.n कैप इक्वल टू a.n कैप में। मतलब वेक्टर n को चेंज करना है n कैप में। कैसे चेंज होगा? n कैप क्या होता है? वेक्टर n अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n। तो हम दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ n से। तो इक्वेशन क्या दी हुई है? इक्वेशन है 3x माइनस 4y माइनस 5z इक्वल टू 10। दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ n से, और n क्या दिया हुआ है? n हमें दिया हुआ है 3i माइनस 4j माइनस 5k। तो मैग्नीट्यूड होगा 9 + 16 + 25, तो ये आ रहा है टोटल 50, मतलब 5√2। तो दोनों साइड डिवाइड कर दो 5√2 से, तो ये बदल गया किस में? नॉर्मल फॉर्म में। इसके बाद हमसे पूछा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, और मैंने आपको बताया था जब भी नॉर्मल फॉर्म में चेंज करते हैं तो ये जो होता है इसका मैग्नीट्यूड होता है ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये आ गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो क्या है ये? 2/√2, मतलब टोटल आ गया √2। तो इसका आंसर आ गया √2 और नॉर्मल फॉर्म ये। क्लियर? समझ आ गया? तो क्वेश्चन आपको ऐसा भी बन सकता है कि आपको प्लेन की इक्वेशन देंगे और डायरेक्ट आपसे वो पूछेंगे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ ओरिजिन से। तो कैसे बताओगे? पहले आप नॉर्मल फॉर्म में चेंज करोगे और फिर जो इधर आएगा इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वही होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से। तो डायरेक्ट आपको डिवाइड कर देना है इसे किससे? मैग्नीट्यूड ऑफ n से। ठीक है, डायरेक्ट आप इसे डिवाइड कर दोगे मैग्नीट्यूड ऑफ n से, तो आंसर आ जाएगा आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। इतनी बात क्लियर है? अब इस क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन में हमसे बोला है कि दो लाइन है जो कि एक प्लेन पर लाई कर रही हैं। अब दो लाइन एक प्लेन पर लाई कर रही हैं, इसका मतलब या तो वो पैरेलल होंगी या फिर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दोनों के जो डायरेक्शन वेक्टर है वो अलग अलग है, मतलब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो हमें प्लेन की इक्वेशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें पहले चाहिए पॉइंट। तो पॉइंट तो हमारे पास दो है। एक पॉइंट ये है, कौन कौन सा है? 7, 10 और 13। 7, 10, 13 और दूसरा पॉइंट है 3, 5, 7। तो कोई सा भी पॉइंट ले सकते हो। हमें निकालना है अब नॉर्मल। तो नॉर्मल कैसे आएगा? क्या बताया था मैंने? देखिए इस लाइन का जो है हमें डायरेक्शन वेक्टर दिया हुआ है 2i + 3j + 4k। क्या दिया हुआ है? 2i + 3j + 4k, ये दिया हुआ है इसका। और ये वाली लाइन का डायरेक्शन हमें दिया हुआ है i + 2j + 3k। दोनों का निकाल लो क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा? i j k 2 3 4 1 2 3 i इंटू 9 - 8 1 माइनस j इंटू 6 - 4 2 प्लस k इंटू 2 - 3 1। तो ये आ गया i - 2j + k। तो ये आ गया हमारे पास नॉर्मल वेक्टर। तो नॉर्मल वेक्टर भी आ गया, पॉइंट भी आ गया। तो लाइन की इक्वेशन आप लिख सकते हो कैसे? r.n इक्वल टू a.n। ठीक है, तो ये आप लिख लोगे और एज इट इज क्वेश्चन ये वाला भी आप करोगे। समझ आ गया? इसमें भी हमसे बोला है, लेकिन इसमें हमें बोला है कि दोनों लाइन, देखिए दोनों लाइन पैरेलल है क्योंकि दोनों की जो डायरेक्शन रेशो है वो इक्वल है।
दोनों पैरेलल हैं, कैसे करते हैं? एक प्लेन पर दो लाइन पैरेलल हैं, तो पॉइंट तो है हमारे पास, दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, तो दोनों पॉइंट को आप मिलाकर एक वेक्टर बनाओगे। जैसे मान लिया ए पॉइंट है 3 2 1 और बी है हमारे पास 2 -3 और -1, दो पॉइंट आ गए। तो यहाँ पर है ए पॉइंट, यहाँ पर है बी पॉइंट, तो आप ए बी वेक्टर निकालना। ए बी वेक्टर कैसे आएगा? बी माइनस ए बी वेक्टर निकालोगे और कोई एक वेक्टर निकाल लेना दोनों लाइन में से कोई एक। जैसे हम ये वाला वेक्टर निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा? डायरेक्शन वेक्टर I -4j + 4k, यही दिया हुआ +5k दिया हुआ। अच्छा, +5k, दोनों का आप निकाल लेना क्रॉस प्रोडक्ट, इक्वल मतलब क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेना किसके साथ? I -4j + 5k का क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा नॉर्मल। तो नॉर्मल आ गया, पॉइंट आ गया, इक्वेशन लिख देना। ठीक है, तो इसे आप सॉल्व करोगे। अब हम देखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम प्लेन, मतलब एक पॉइंट से एक प्लेन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे? तो देखिए, हमें एक पॉइंट गिवन होगा, पॉइंट है x1 y1 z1 और हमें प्लेन की इक्वेशन गिवन है, हमें निकालना है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो उसका फॉर्मूला है ये, एज इट इज हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था। स्ट्रेट लाइन में क्या था? एक पॉइंट गिवन है x1 y1 और एक स्ट्रेट लाइन है जिसकी इक्वेशन है ax + by + c = 0। हमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, d की वैल्यू निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या था? तो इसका फॉर्मूला था मॉड के अंदर ax1 + by1 + c अपॉन रूट के अंदर a² + b², यही था। इस पॉइंट को हम पुट करते थे इस इक्वेशन में, तो यहाँ पर आएगा और नीचे आता था रूट के अंदर a² + b²। एज इट इज़ फॉर्मूला ये भी है, प्लेन के केस में भी एज इट इज़ फॉर्मूला है, बस यहाँ पर एक मेंबर और बढ़ गया z वाला। तो क्या आ जाएगा? इस पॉइंट को हमें पुट करना है इस इक्वेशन में, तो ax1 + by1 + cz1 + d अपॉन रूट के अंदर आएगा a² + b² + c²। और मैंने आपको स्ट्रेट लाइन में बताया था कि जब भी डिस्टेंस की बात होती है तो नीचे रूट आता है। ठीक है, जब भी डिस्टेंस की बात होगी तो नीचे रूट ही आएगा, रूट के अंदर a² + b² + c², एज इट इज फॉर्मूला है। अभी हमने जस्ट एक क्वेश्चन किया था जिसमें ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना था, वो क्वेश्चन देखिए, उसे भी हम इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। वो क्वेश्चन था ये, हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से, हमें प्लेन की इक्वेशन दी हुई है, तो ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है, तो पॉइंट क्या है? 0 0 0। तो फॉर्मूले में रख दो, तो फॉर्मूले में रखोगे तो x y z की वैल्यू 0 0 0 आएगी। तो क्या आ जाएगा? तो 10 को आप इस साइड ला सकते हो और नहीं भी ला सकते, क्योंकि लगा हुआ है तो मोड है, तो माइनस आए, मतलब नेगेटिव तो आंसर कभी आना ही नहीं है, मोड लगा हुआ है ना। तो क्या आ जाएगा? यदि हम 10 को इस साइड ले आएंगे तो -10 अपॉन रूट के अंदर 3² + 4² + 5² और मोड लगा हुआ है, तो आंसर वही आएगा। नीचे क्या बन रहा है? नीचे बन रहा है 50, तो क्या आएगा? यही बन जाएगा -10 अपॉन 5√2 और मोड लगा हुआ है तो प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा √2। ठीक है, उस फॉर्मूले से भी कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना। और डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, आपको पॉइंट दे देंगे, प्लेन की इक्वेशन दे देंगे, आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना होगा, तो आपको सीधा फॉर्मूले में रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे हम डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल प्लेन्स। दो प्लेन है पैरेलल, उन दोनों के बीच डिस्टेंस निकालना है। ऐसे ही हमने लाइन में पढ़ा था। लाइन में क्या पढ़ा था? यहीं पर बता रहा हूं, देखिए, हमें दो लाइन दी हुई थी जो कि पैरेलल है, तो इक्वेशन क्या होगी? ax + by + c1 = 0 और दूसरी लाइन की इक्वेशन ax + by + c2 = 0। दोनों के बीच हमें डिस्टेंस निकालना है। तो फॉर्मूला क्या था? तो फॉर्मूला था मॉड के अंदर c1 - c2 और नीचे क्या आता था? रूट के अंदर a² + b², क्योंकि डिस्टेंस की बात हो रही है और डिस्टेंस में हमेशा नीचे रूट आता है। तो ये फॉर्मूला था दोनों लाइन के बीच के डिस्टेंस का, मॉड के अंदर c1 - c2 अपॉन रूट ऑफ a² + b²। ऐसा एज इट इज फॉर्मूला आपको प्लेन में मिलेगा। प्लेन में क्या आएगा? तो यहाँ पर d1 है, ये d2 है, तो d1 - d2 मॉड के अंदर और नीचे क्या आएगा? रूट के अंदर a² + b² + c²। बस c ये एक्स्ट्रा आएगा, बस इतना ही अंतर है, बाकी दोनों सेम है। और यहाँ पर हमें दो प्लेन दिए हुए हैं पैरेलल। ठीक है,
दोनों के बीच हमें डिस्टेंस निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होगा ये। याद रहेगा? याद करेगा, बिल्कुल सेम तो है जैसा हमने लाइन में पढ़ा था, स्ट्रेट लाइन में। अब हम देखेंगे प्लेन के केस में फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज को। अब ये भी हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था, तो पहले हम स्ट्रेट लाइन को देखेंगे फिर प्लेन को देखेंगे, क्योंकि ये भी एज इट इज़ वैसे ही है। स्ट्रेट लाइन में क्या देखा था कि स्ट्रेट लाइन है जिसकी इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। एक पॉइंट है x1 y1, इस पॉइंट का हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है और इमेज निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या था? तो इसका फॉर्मूला था x माइनस x1 अपॉन ए क्या है ये, x1 क्या है ये पॉइंट, इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी है, इक्वल टू हमें निकालना है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो क्या आता था माइनस, इस पॉइंट को इस इक्वेशन में रखते थे तो क्या आएगा ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन नीचे क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर डिस्टेंस की बात नहीं हो रही है इसलिए यहाँ पर रूट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस की बात नहीं हो रही है, इस पॉइंट की बात हो रही है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला ये था। तो एज इट इज प्लेन में भी है, बस यहाँ पर z वाला और आ गया, z माइनस z1 अपॉन सी आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए पॉइंट को हमने इस इक्वेशन में रख दिया और नीचे आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और बाहर लगता है नेगेटिव। एज इट इज़ वैसे ही है, बस 3D में है, प्लेन की बात हो रही है, तो यहाँ पर z एक्स्ट्रा आ जाएगा, z वाला टर्म। ठीक है, और एक पॉइंट में एक्स्ट्रा आ जाएगा c। ठीक है, तो ये तो बात होगी फुट ऑफ परपेंडिकुलर की। इमेज में क्या था? इमेज में भी ये ऐसे ही फॉर्मूला था, बस यहाँ पर नेगेटिव माइनस लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर -2 आ जाता है, ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये एज इट इज़ रहता है, बस यहाँ पर 2 लग जाता है एक्स्ट्रा। तो प्लेन में भी ऐसे ही है, जब इमेज का फॉर्मूला आएगा तो बस 2 लग जाएगा। आसान है ना? तो प्लेन बिल्कुल वैसे ही है जैसा लाइन को हमने पढ़ा था, लेकिन आपको अब लाइन की आपके फॉर्मूले याद होना चाहिए। यदि लाइन के फॉर्मूले याद नहीं है तो फिर प्लेन के कैसे होंगे? तो इसलिए आपको स्ट्रेट लाइन को रिवाइज करते रहना है, क्योंकि वो हर जगह काम आता है। ठीक है ना? अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें पॉइंट गिवन है, इस पॉइंट का हमें मिरर इमेज निकालना है इस प्लेन के रिस्पेक्ट में। तो प्लेन की इक्वेशन में दी हुई है, पॉइंट भी दिया हुआ है, मिरर इमेज निकालना है, तो फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट। फॉर्मूला क्या आएगा? x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c इक्वल टू मिरर इमेज निकालना है, तो -2 इंटू इस पॉइंट को हम पुट करते हैं इस इक्वेशन में, क्या आ जाएगा 4 माइनस 15 प्लस 10 माइनस 8 अपॉन नीचे क्या आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो 16 प्लस 25 प्लस 4। सॉल्व करो ऐसे, तो देखिए नीचे क्या बन रहा है, तो नीचे तो बन रहा है 45, ऊपर आ रहा है -9, बाहर -2 है, तो 18 अपॉन 45 आ रहा है, 18 अपॉन 45, 9 से काट दे रहे हैं, क्या आ जाएगा 2/5। तो ये आ गया 2/5। बस अब कंपेयर कर लो, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, तो x की वैल्यू क्या जा रही है 8/5 प्लस 1, तो ये आ गया 13/5। तो अल्फा की वैल्यू आ गई 13/5, यहाँ पर लिखते हैं 13/5। अब y की वैल्यू क्या आएगी, 5 से 5 कट गया तो -2 प्लस 3, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू आ गई 1। अब z की वैल्यू बताइए, तो z की वैल्यू आएगी 4/5 प्लस 5, 29/5, 29/5। ये अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आ गई, हमें इसकी वैल्यू निकालना है। कैसे आएगी? जब इसमें प्लस करना है ना, तो जब एलसीएम लेंगे 5, तो 5 से 5 तो कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 13 प्लस 5 प्लस 29, तो 13 प्लस 5 क्या हुआ 18 प्लस 29, मतलब लास्ट में आ रहा है 7, तो ऑप्शन नंबर ए। समझ आया कैसे किया? वही फॉर्मूला लगाया, आंसर आ गया। ठीक है, आसान है, मतलब डायरेक्ट ही क्वेश्चन आते हैं, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, तो मिरर इमेज निकालना है तो 2 आएगा, यदि आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है तो -1 आता है। ठीक है, अब मिरर इमेज में ये लेंथ ज़्यादा हो जाती है ना, मतलब दुगनी लेंथ हो गई, ये लेंथ भी है और ये लेंथ भी है, इसलिए यहाँ पर आ जाता है -2। ठीक है, अब देखेंगे हम सॉल्विंग लाइन एंड प्लेन। मतलब आपको एक लाइन की इक्वेशन गिवन होगी और एक प्लेन की इक्वेशन गिवन होगी, दोनों को सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करना भी आसान है, इसकी एक मेथड होती है। मेथड ये है कि आप उस लाइन पर एक जनरल पॉइंट अज्यूम कर लो, ये वाला। और लाइन पर जनरल पॉइंट कैसे अज्यूम करते हैं,
पता है ना, पॉइंट प्लस लेमडा टाइम्स डायरेक्शन, या फिर इक्वेशन गिवन है तो इक्वल टू लेमडा लिख दो। तो हम पॉइंट की इक्वेशन गिवन करेंगे, वो पॉइंट को हम एज्यूम करेंगे जनरल पॉइंट पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स के रूप में, और फिर उस पॉइंट को हम सेटिस्फाई करा देंगे इस प्लेन की इक्वेशन में, क्योंकि वो पॉइंट प्लेन के ऊपर भी है। तो क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। जैसे यहाँ पर हमें एक लाइन की इक्वेशन दी हुई है और एक प्लेन की इक्वेशन दी हुई है। हमसे बोला है कि दोनों जो पॉइंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब लाइन और प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हम एक पॉइंट को एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर। तो जनरल पॉइंट एज्यूम करिए, क्या आएगा, इक्वल टू लेमडा करेंगे तो लेमडा प्लस 3 एक पॉइंट ये आ गया, दूसरा पॉइंट आएगा 2 लेमडा प्लस 4, तीसरा पॉइंट आएगा 2 लेमडा प्लस 5। बस इन तीनों पॉइंट्स को जो इस प्लेन की इक्वेशन में रख दो। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू रखेंगे तो उनको ऐड करना इक्वल टू 7 आ रहा है, तो इनको ऐड करिए, क्या आएगा, ऐड करोगे तो 5 लेमडा प्लस 12, इसकी वैल्यू 17 दी हुई है, तो लेमडा की वैल्यू क्या आएगी, लेमडा की वैल्यू आ रही है 1, तो लेमडा की वैल्यू 1 आ गई, तो पॉइंट क्या आ जाएंगे, पॉइंट आएंगे 4 6 7, पॉइंट आ गया 4 6 7। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालो इस पॉइंट से। एक अलग पॉइंट है 119, हमने ये पॉइंट निकाला ये, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, तो क्या आएगा, रूट के अंदर 4 - 1 मतलब 3 का स्क्वायर, तो डायरेक्ट 9 प्लस 6 - 1 5 का स्क्वायर 25 प्लस 7 - 9 - 2 मतलब 4, क्या आ गया ये 29 प्लस 9 तो 38, तो रूट ऑफ 38, ऑप्शन नंबर 1। इतने आसान सवाल आते हैं यदि आपको पता हो कि हाँ करना कैसे। समझ आ गया, आपको लाइन की इक्वेशन गिवन होगी, प्लेन की इक्वेशन गिवन होगी, आपसे बोला है कि ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है तो निकाल लिया, लेकिन हमें डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट से, तो डिस्टेंस भी निकाल लिया। समझ आ गया, बढ़े आगे। अब हम देखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ऑन प्लेन। एक प्रोजेक्शन का कंसेप्ट होता है जिसमें लाइन सेगमेंट का प्रोजेक्शन बनता है प्लेन के ऊपर, हमें उस प्रोजेक्शन की लेंथ निकालना है। कैसे निकालते हैं, जैसे डायग्राम देखिए, इस डायग्राम में एक लाइन सेगमेंट है जो कि पॉइंट ए और पॉइंट बी से मिलकर बनी है। इस लाइन सेगमेंट का प्रोजेक्शन ये बन रहा है, हमें इस लाइन सेगमेंट के जो प्रोजेक्शन है इसकी लेंथ निकालना है। तो लेंथ निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ये, फॉर्मूला क्या है, वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर एन अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन। ए बी कैसे निकलेगा, ये पॉइंट से वेक्टर ए बी निकाल लिया, एन क्या है नॉर्मल वेक्टर, वो निकलेगा इस प्लेन से, प्लेन की इक्वेशन से हम नॉर्मल वेक्टर निकाल लेंगे। तो दोनों का हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है, फिर बाद में मैग्नीट्यूड लेना है, मैग्नीट्यूड लेने के बाद नीचे क्या आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ एन, और पूरे में लगा हुआ है मॉड, क्योंकि डिस्टेंस की बात हो रही है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है जब भी आपको प्रोजेक्शन निकालना है किसी लाइन सेगमेंट का। तो इस लेंथ का फॉर्मूला होता है ये। क्वेश्चन देख लेते हैं जिस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बना हुआ है। ये क्वेश्चन है जिसमें 2 पॉइंट हमें दिया हुआ है, इन दोनों पॉइंट से बनने वाले लाइन सेगमेंट, इसका हमें प्रोजेक्शन निकालना है इस प्लेन पर। तो मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ए बी के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं। तो पहले ए बी वेक्टर निकाल लो, ए बी वेक्टर क्या आएगा बी माइनस ए, तो ये ए है ये बी है, तो बी माइनस ए करेंगे तो -1 0 -1, ये आ गया वेक्टर ए बी। एन क्या है नॉर्मल वेक्टर, वो निकलेगा हमें प्लेन की इक्वेशन से, तो नॉर्मल वेक्टर आएगा आई प्लस जे प्लस के, आई प्लस जे प्लस के, दोनों का निकाल लो क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा आई जे के -1 0 -1 1 1 1 इक्वल टू क्या आ रहा है आई इंटू 0 + 1 तो 1 माइनस जे इंटू -1, ये तो 0 आ गया, प्लस के इंटू 1, क्या आ गया आई प्लस के, यही आ गया। फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला है ए बी क्रॉस वेक्टर एन का मैग्नीट्यूड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन। तो ऊपर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, इसका मैग्नीट्यूड आ रहा है √2, और नीचे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए मतलब नॉर्मल का मैग्नीट्यूड, इसका आ रहा है √3। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया √2/√3 मतलब √2/3, ऑप्शन नंबर सी। आसान है, तो आपको फॉर्मूला पता है, करने का तरीका यदि आपको याद है तो आप बड़ी आसानी से कर दोगे, और सीधे क्वेश्चन बनते हैं, सीधे आपको डायरेक्ट पॉइंट दे देंगे, आपको ये लेंथ निकालना है, तो सिर्फ फॉर्मूले में आपको पुट करना है वैल्यूज। समझ आ गया, बढ़िया आ गया।
अब हम देखेंगे कि यदि हमारे पास दो प्लेन है तो उन दोनों प्लेन के बीच एंगल कैसे निकालेंगे, यदि दो लाइन है तो उन दोनों लाइन के बीच एंगल कैसे निकालेंगे, और यदि एक लाइन एक प्लेन है तब इन दोनों के बीच एंगल कैसे निकालेंगे। तो एक एक करके देखते हैं। पहले हम देखेंगे यदि हमारे पास दो प्लेन है तो एंगल कैसे निकलेगा। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है कि एंगल बिटवीन टू प्लेन्स इज सेम एज एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल। मतलब दो प्लेन के बीच जो एंगल होगा वो वही होगा जो दोनों प्लेन के नॉर्मल के बीच का एंगल होगा। तो यदि एक प्लेन है जिसका नॉर्मल है n1, दूसरा प्लेन है जिसके नॉर्मल है n2, तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल होगा वही दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल होगा। और दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, कॉस थीटा के फॉर्मूले से, वही डॉट प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या आएगा, n1 डॉट n2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ n2। ठीक है, तो यदि दो प्लेन के बीच का एंगल निकालना है तो वही कॉस थीटा वाला फॉर्मूला लगा दो। ऐसे हमने स्ट्रेट लाइन में भी देखा था कि यदि स्ट्रेट लाइन में यदि एंगल निकालना है तो दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच एंगल वही होगा जो दोनों के डायरेक्शन, जो डायरेक्शन वेक्टर है ना उनके बीच का एंगल। जैसे दो यदि हमें लाइन दी हुई है a1 प्लस लैम्डा b1 लैम्डा, और दूसरी इक्वेशन दी हुई है a2 प्लस b2 लैम्डा म्यू, तो इन दोनों लाइन के बीच का एंगल क्या होगा, वही एंगल होगा जो दोनों के डायरेक्शन के बीच का एंगल होगा, डायरेक्शन वेक्टर। तो कॉस थीटा इक्वल टू आ जाएगा b1 डॉट b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b2। अब यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही ये हुआ कि एक प्लेन आ गया और एक लाइन आ गई तो इन दोनों के बीच एंगल कैसे निकलेगा। अब लाइन में तो क्या होता है, डायरेक्शन, तो डायरेक्शन इसका होगा क्या होगा, b, तो इसका डायरेक्शन है b, और इसका होगा नॉर्मल, नॉर्मल क्या होगा n। तो इन दोनों के बीच जो एंगल होगा ना वही हमें निकालना है। तो इसका हो गया n, इसका हो गया b, दोनों के बीच फॉर्मूला लगा दो, लेकिन यहाँ पर आएगा साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू n डॉट वेक्टर b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आ रहा है साइन थीटा, अभी तक हम कॉस थीटा पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर फॉर्मूले में साइन थीटा आएगा। ठीक है, तो तीनों फॉर्मूले समझ आ गए। जब भी दो प्लेन के बीच एंगल निकालना है तो वही एंगल होगा दोनों प्लेन के बीच जो उनके नॉर्मल के बीच एंगल होगा, तो हम कॉस थीटा वाला फॉर्मूला लगा देंगे। दो लाइन के बीच एंगल वही होगा जो दोनों लाइन के डायरेक्शन वेक्टर के बीच एंगल होगा, तो कॉस थीटा वाला फॉर्मूला लग जाएगा। लेकिन यदि एक प्लेन आ जाए और एक लाइन आ जाए तो दोनों के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, साइन थीटा इक्वल टू n डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। n क्या है, n है नॉर्मल वेक्टर, b है इस लाइन का डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा यहाँ पर साइन थीटा क्यों आया, तो ये भी बता दे रहा हूँ। साइन थीटा इसलिए आता है क्योंकि क्वेश्चन में वो हमसे पूछता है ये वाला एंगल पूछता है, लेकिन हमें ये डायरेक्शन तो पता है लेकिन ये डायरेक्शन नहीं पता है, तो ये एंगल कैसे निकालें। अब हमें नॉर्मल पता है, मतलब ये वाला डायरेक्शन पता है, तो ये जो पूरा एंगल है ये है 90 है ना, नॉर्मल है ना ये, तो पूरा 90 है। तो हम क्या करते हैं, ये वाला एंगल निकालते हैं, और ये हमने साइन थीटा के उससे निकाला, और साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इक्वल होते हैं, तो ये जितना एंगल है उतना ही एंगल ये भी है। ठीक है ना, मतलब साइन के फॉर्म में ये थीटा है, मान लिया हमने ये है अल्फा, ये अल्फा है मान लिया हमने, तो जो कॉस अल्फा आएगा वो इक्वल टू होगा साइन थीटा के, और हम साइन थीटा निकाल ले रहे हैं क्योंकि हमें ये वाली डायरेक्शन पता है और ये डायरेक्शन पता है। और अल्फा और थीटा, अल्फा प्लस थीटा, इसकी वैल्यू क्या है, टोटल 90 है। तो ये वाला हमें पता है ना कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर साइन थीटा लेते हैं। समझ आ गया। वैसे आपको याद रखना है कि जब भी एक लाइन आए और एक प्लेन आए तब आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, साइन थीटा इक्वल टू n डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। समझ आ गया। अब यहाँ पर देखिए ये भी अगेन स्ट्रेट लाइन जैसी है, जैसे स्ट्रेट लाइन में हमने देखा था कि दो स्ट्रेट लाइन यदि पैरेलल है तो क्या होता है, उनके x y z के कोफिशिएंट सेम होते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए यदि दो प्लेन पैरेलल हैं तो उनके x और x y z इन ये तीनों जो कोफिशिएंट्स हैं ये इक्वल होंगे, तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। लेकिन ये अलग होता है, स्ट्रेट लाइन में भी ऐसे ही होता है ना, यदि पैरेलल है दो लाइन तो दोनों इक्वेशन क्या होगी, ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0, और इसकी इक्वेशन होगी ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये दोनों सेम होते हैं। ठीक है, अब आइडेंटिकल है तो सब कुछ ही सेम हो जाएगा।
तो डी और D1 ये भी सेम हो जाएगा, है ना। अब देखिए परपेंडिकुलर, यदि दो प्लेन परपेंडिकुलर है मतलब उन दोनों के जो नॉर्मल वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर उनके बीच का एंगल 90 होगा, उनके बीच का एंगल 90 हो गया, मतलब n.n2 n1.n2 इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा 0, क्योंकि cos 90 क्या होता है 0 होता है ना, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो डॉट प्रोडक्ट निकाल दो। तो इससे n क्या आएगा a1i प्लस b1j प्लस c1k, और इससे n2 क्या आएगा a2i प्लस b2j प्लस c2k, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो क्या आएगा ये आ जाएगा, और इक्वल टू 0 चल रहा है ना, इसलिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो ये तीनों आपको पता होना चाहिए कि कंडीशंस क्या है। जब भी पैरेलल होगा तो ये कंडीशन होगी, आइडेंटिकल होंगे तो वो तो सब कुछ सेम हो जाएगा, और यदि परपेंडिकुलर होगा तो ये कंडीशन होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करो, इसमें 3 प्लेन की इक्वेशन दी हुई है, इन चारों में से क्या सही है बताओ, ठीक है। हम बढ़ते हैं आगे, और अब हम देखेंगे स्फीयर को। सबसे पहले हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ स्फीयर। तो स्फीयर की इक्वेशन कैसी होती है, तो ये एक स्फीयर है, इसके सेंटर की कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 0, 0 और रेडियस है r। तो स्फीयर की इक्वेशन होगी x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू r²। ये एज इट इज़ वैसे ही है जैसा हमने सर्कल में पढ़ा था। यदि एक सर्कल है और इस सर्कल के सेंटर की कोऑर्डिनेट्स 0, 0 है, तब सर्कल की इक्वेशन क्या थी, तो सर्कल की इक्वेशन थी x² प्लस y² इक्वल टू r²। तो एज इट इज़ वैसे ही है, बस यहाँ पर z वाली टर्म x आ गई, ठीक है। तो ये इक्वेशन तो तब हो गई जब सेंटर की कोऑर्डिनेट्स 0, 0, 0 है, लेकिन सेंटर कोऑर्डिनेट्स यदि कुछ और हो तब, सेंटर कोऑर्डिनेट कुछ और होंगे तब होगी इक्वेशन ये। पहले सर्कल का बताइए, सर्कल की इक्वेशन क्या थी, जब सेंटर की कोऑर्डिनेट्स x1 y1 थे, तो सर्कल की इक्वेशन थी x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू r², यही थी। बस यहाँ पर भी एज इट इज़ वैसे ही, बस यहाँ पर ये वाली टर्म एक्स्ट्रा आ गई, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस z1 का होल स्क्वायर इक्वल टू r²। और x1 y1 z1 ये क्या है, तो ये है सेंटर के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 और रेडियस r है, ठीक है। तो इक्वेशन वैसी ही है जैसा हमने सर्कल में पढ़ा था, ठीक है। अब जनरल इक्वेशन बताओ स्फीयर की। तो पहले तो जनरल इक्वेशन बताओ सर्कल की। सर्कल की जनरल इक्वेशन क्या थी, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, यही थी। सेंटर कोऑर्डिनेट्स क्या थे, तो सेंटर कोऑर्डिनेट्स थे -g माइनस f, और रेडियस था g² प्लस f² माइनस c। तो ये बात हो गई सर्कल की। अब स्फीयर में बताओ, तो स्फीयर की जनरल इक्वेशन होगी एज इट इज़ वैसे ही होगी, क्या आएगा x² प्लस y² प्लस यहाँ पर z² बढ़ जाएगा प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस अब यहाँ z वाली टर्म और बढ़ जाएगा, तो क्या लिखें 2hz, हमने ये मान लिया 2hz आ गया प्लस c इक्वल टू 0। तो ये जनरल इक्वेशन हो गई इस स्फीयर की, ठीक है। इसका सेंटर की कोऑर्डिनेट्स क्या होंगी, तो सेंटर कोऑर्डिनेट्स है -g माइनस f और माइनस h, और रेडियस, तो रेडियस होगा g² प्लस f² h, g² प्लस f² प्लस h² माइनस c, ठीक है। तो ये आ गए रेडियस और ये आ गए सेंटर कोऑर्डिनेट्स। तो आसान है, समझ आ गया। अब स्फीयर में मैक्सिमम टाइम इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन जरूर बनता है, जिसमें हमें प्लेन और स्फीयर दोनों की इक्वेशन दी होती है, और हमसे बोला होता है कि जो प्लेन है वो स्फीयर को कट कर रहा है। जब कट करेगा तो उसके बाद एक सर्कल बनेगा, तो हमें उस सर्कल का रेडियस निकालना है। हमें ये रेडियस निकालना है स्मॉल r। तो कैसे निकालेंगे, हमें प्लेन की इक्वेशन भी दी हुई है और स्फीयर की इक्वेशन भी दी हुई है। तो स्फीयर की इक्वेशन से हम सेंटर कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे, सेंटर कोऑर्डिनेट्स आ गए, और क्या निकाल सकते हैं स्फीयर की इक्वेशन से, रेडियस निकाल सकते हैं, तो कैपिटल R भी आ जाएगा। फिर इसके बाद हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे इस प्लेन पर, इस पॉइंट से, जो सेंटर कोऑर्डिनेट्स है ना, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे इस प्लेन पर, तो ये आ जाएगा D। और एक बार D आ गया, कैपिटल R आ गया, तो स्मॉल r क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, तो कैपिटल R² माइनस D², ऐसे आ जाएगा रेडियस।
इस पर क्वेश्चन बन चुका है, वो देख लीजिए आप। इस क्वेश्चन में जैसे हमें प्लेन की इक्वेशन दी हुई है और हमसे बोला है ये प्लेन इस स्फीयर को कट कर रहा है और स्फीयर की इक्वेशन हमें दी हुई है। कट करने के बाद जो सर्कल बन रहा है इसका रेडियस हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे? पहले तो सेंटर कोऑर्डिनेट्स बताओ इस स्फीयर के, कैसे आएंगे? मैं आपको सर्कल में बताया था कि सर्कल में सेंटर कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं। एक्स वाई और एक्स वाई, सर्कल में तो एक्स वाई था ना, एक्स वाई के कोफिशिएंट को -2 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ तो जेड भी है, तो तीनों के कोफिशिएंट को -2 से डिवाइड कर दो। तो सेंटर कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे? तो 1/2, 0 और -1/2। तो ये आ गए सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। रेडियस क्या आएगा? कैपिटल आर। तो रेडियस आएगा 1/4 प्लस 1/4 प्लस 2। क्या आ रहा है? तो ये आ रहा है √5/2। तो ये आ गया रेडियस कैपिटल आर। अब डी निकाल लो। तो डी कैसे आएगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस डलेगा। तो इस पॉइंट से इस प्लेन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो पॉइंट को पुट करो इस प्लेन पर, ऐसे निकालते हैं ना, फॉर्मूला यही होता है। तो पुट करेंगे तो क्या आएगा? 1/2 प्लस 0 प्लस 1/2 और 4 साइड आएगा -4 अपॉन रूट के अंदर 1 + 4 + 1। तो ये क्या आ रहा है? तो ऊपर बन रहा है -3, लेकिन मॉड लगा हुआ है तो 3 अपॉन √6 सॉरी। ये आ गया। तो डी भी आ गया, आर भी आ गया। तो स्मॉल r इक्वल टू होगा कैपिटल आर का स्क्वायर, तो 5/2 माइनस डी स्क्वायर। डी क्या है? ये, तो 9/6। ये 3 से कट रहा है, 2 3। तो ये क्या आ गया? तो ये तो 2/2 मतलब 1 आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी। समझ आ गया? तो इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बन चुका है, हालांकि आसान है। अब एक कॉन्सेप्ट और होता है जिसमें दो स्फीयर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। जैसे दो स्फीयर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बन रहा है? एक कॉमन कॉर्ड बन रहा है। तो इस कॉमन कॉर्ड से गुजरने वाले प्लेन की इक्वेशन हमें लिखना है। इस प्लेन की इक्वेशन हमें लिखना है जो कि ये कॉमन कॉर्ड से गुजर रहा है। तो इस प्लेन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं? जैसे मान लीजिए इस स्फीयर की इक्वेशन है S1, इसकी इक्वेशन है S2। तो इस प्लेन की इक्वेशन होगी S1 - S2। समझ आ गया? क्या होगी? S1 - S2। आसान है। जैसे इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, हमें दो स्फीयर की इक्वेशन दे दी है और हमसे बोला है इन दोनों स्फीयर के इंटरसेक्शन से जो प्लेन गुजर रहा है उसकी इक्वेशन बताओ। तो कुछ नहीं, दोनों को माइनस करना है। तो जब दोनों को माइनस करोगे तो क्या आएगा? तो ये कट रहा है, ये कट गया, ये भी कट गया। तो यहाँ पर आ रहा है +10x -5y -5z = 5। 5 कॉमन आ गया, 2x -y -z = 1। ऑप्शन नंबर ए। समझ आ गया? आसान है। यदि आपको दो स्फीयर दिए हुए हैं और आपसे बोला जाए कि दो स्फीयर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्टिंग जो कॉर्ड है उससे गुजरने वाले प्लेन की इक्वेशन आपको निकालना है। तो कैसे निकालोगे? S1 - S2। ठीक है।